जय हिंद साथियों। चलिए, पिछले क्लास में आप लोगों ने 122 आर्टिकल तक देखा था। आज हम लोग उसको देखेंगे 123 से लेकर के 213 तक। इसमें इस आर्टिकल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें से एक बात है आपका सर्वोच्च न्यायालय राज्यों की विधायिका। इन दोनों के बारे में हम लोग जो है सो यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं जरूर। चलिए, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इसमें देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय अधिकार और कार्य, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और कार्य को देखेंगे, राज्यों की विधायिका की संरचना और उसके कार्य को देखेंगे, विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियों और कार्यों को देखेंगे, राज्यों की विधायिका के अधिकार और उसके विशेषाधिकार को देखेंगे, राज्यों की विधायिका के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता। ये सारी बातें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी सीधा सीधा समझिए, यह जो है आपको राज्य के अंतर्गत आने वाली सभी बातों को यहाँ पे देखेंगे। इसमें एक आपका सर्वोच्च न्यायालय भी साथ साथ हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, यह अंतिम पड़ाव पे जा चुका है। इससे पहले हम लोग मौलिक अधिकार, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, आपका जो है अनुसूचियां, इसके अलावा और क्या होता है, भाग, ये सभी हम लोग कवर कर चुके हैं। प्रस्तावना अलग से एकदम टॉपिक बनाकर कवर कर चुके हैं। संविधान निर्माण की संस्था, आपकी सभाएं, सभी के सभी कवर हो चुके हैं। अंतिम पड़ाव पे है, 2 क्लास और होगा, 1 क्लास से, और इसके बाद भी एक या 2 क्लास और होगा, जिसमें हमारा आर्टिकल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा संविधान खत्म होगा और हम एंट्री करेंगे। मोर देन चांस है कि हम लोग जो है स्टैटिक जीके को देखेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का एग्जाम हो या फिर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम, उसके सवाल को मैंने देखा तो उसमें सिलेबस से बहुत कम सवाल थे, नहीं के बराबर सवाल थे। मैक्सिमम सवाल आपका जो है किससे था, आपका जो है स्टैटिक जीके से था और करंट अफेयर से था। तो स्टैटिक जीके का मैं पूरा एक सीरीज ही बना दूंगा, आप उसको कवर कर लीजिएगा। यकीन मानिए मजा आ जाएगा। रेलवे जो है उसका भी यही कंडीशन है, वो भी सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके पूछता है। आपका बिहार एसएससी जो है, इसमें स्टैटिक जीके पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि बिहार एसएससी के एग्जाम का जो टेंडर है वो आपको टीसीएस को दे दिया गया है, और टीसीएस जो है वह सिलेबस पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि टीसीएस का जो शुरू से ही मोटो रहा है वह बैंकिंग का रहा है। तो बैंकिंग का एग्जाम वो लेती रही है, बैंकिंग के एग्जाम में आपको जीके जीएस नहीं रहता है, तो नहीं के बराबर होंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि जीके जीएस आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि 25 को अगर क्वेश्चन आता है बिहार एसएससी में, तो आपको 75 को है, तो उसमें आपको 10-12 को क्वेश्चन स्टैटिक जीके से जरूर रहेगा। ठीक है, तो यानी अब आपकी लोड थोड़ी बढ़ गई है, अब आपको जीके भी पढ़ना होगा, स्टैटिक जीके भी पढ़ना होगा। तो स्टैटिक जीके जनरली, जीके के तो बहुत सारे जगह पे मिल जाएगा, स्टैटिक जीके नहीं मिलता है खूब अच्छे तरह से शेड्यूल से। मैं आपको पूरे शेड्यूल के साथ ला करके दूंगा। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 123 की। तो आर्टिकल 123 कहता है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या है? मान लीजिए कि कोई भी कानून होगा, कोई भी नियम अगर पारित होगा तो वह तब होगा ना जब संसद का सत्र चल रहा हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें चल रही हो, उस दौरान बिल पास किया जाएगा। लेकिन अगर बैठक खत्म हो गया हो और ऐसी परिस्थिति आ जाए जब बिल पास करना जरूरी हो, अनिवार्य हो, तब क्या होगा? तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 से अधिकार देता है कि भैया आप जो है अध्यादेश द्वारा कानून बना सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन भी लगा दिया है। क्या कंडीशन है? तो ये अध्यादेश जो है मान्य होगा एक लिमिटेड समय तक। अगला जब सत्र शुरू होगा, उस सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर, कितने? 6 सप्ताह के भीतर अगर जो है इनके द्वारा पारित किए गए अध्यादेश को पारित कर दिया गया, लागू कर दिया गया, तो वह कानून हो जाएगा। अन्यथा 6 सप्ताह के बाद अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और शक्ति। यानी कि आर्टिकल 124 के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, आपको उच्चतम न्यायालय मात्र एक है, और कहां पर है? तो ये आपको है दिल्ली में। अगला है आर्टिकल 125 कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा, शर्तें, वेतन और भत्ते। यानी उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो कितने समय तक कार्य अवधि पर रहेगा, कार्यकाल उसका कितना होगा, उसको वेतन कितना मिलेगा, उसको वेतन भत्ते कितने मिलेंगे, इसके बारे में जानकारी मिलता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय हम पूरा हेडिंग पढ़ाएंगे जब पॉलिटी पढ़ाएंगे। यहां बस केवल आर्टिकल ध्यान रखना है कि भैया कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। मान लीजिए कि एक ही जगह सब देंगे तो फिर घौच पौच इतना हो जाएगा कि पता नहीं चलेगा कि आर्टिकल पढ़े हैं आप या सर्वोच्च न्यायालय। अगला 126 कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित। यानी कोई भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जैसे मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अभी किसी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया है, तो उस स्थिति में मुख्य न्यायाधीश तो होगा, बिना मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय होगा कैसे? तो किसी व्यक्ति को हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किस आधार पर बना सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है, इसके बारे में जानकारी 126 देता है।
आर्टिकल 127 कहता है तदर्थ न्यायालयों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायालय का मतलब होता है कि एक ऐसा न्यायालय जो कुछ समय के लिए बनाया जाता है। जैसे कोई ऐसा, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है बंगाल में एक जो है डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी जिसके साथ बड़ी बर्बरता हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए, इंसानियत को शर्मसार करने वाली बातें हैं। तो उसके केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान ले लिया, बिना किसी केस वगैरह का सर्वोच्च न्यायालय ने खुद लिया, और फास्ट ट्रायल कोर्ट यानी कि फास्ट ट्रायल नियम के तहत उस पर कार्रवाई कर रही है। ये तदर्थ न्यायालय हो गया, ठीक है। इसी को तदर्थ न्यायालय कहते हैं। यानी किसी मुद्दे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाता है तो उस फास्ट ट्रैक न्यायालय को ही हम लोग तदर्थ न्यायालय कहते हैं। उसका अधिकार आर्टिकल 127 में। आर्टिकल 128, उच्चतम न्यायालय के सत्र में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति। अब उच्चतम न्यायालय जो है उसमें अगर कोई सत्र चल रहा है तो कोई व्यक्ति, कोई अगर न्यायाधीश है जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनके पास क्या शक्ति होगी, उसमें बैठने उठने का, उपस्थित होने का क्या पावर होगा, ये आर्टिकल 128 बताता है। 129 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। सर्वोच्च न्यायालय जो है यह एक अभिलेखीय न्यायालय है, यानी भारतीय संविधान जो है उसको डिफाइन करने का अधिकार जो है यह किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब देखिएगा कोई भी नियम, या फिर आप मेरा अगर प्रस्तावना वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें मैंने चर्चा किया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने ही डिफाइन किया था कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग नहीं है। फिर बाद में सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं डिफाइन किया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यह व्याख्या कर रहा है किसका, तो हमारे संविधान का। अनुच्छेद 130 बताता है सर्वोच्च न्यायालय की सीट, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कितनी सीटें होंगी, इसके बारे में डिफाइन करता है आर्टिकल 130। अभी कितने हैं तो ध्यान रखिएगा, अभी 34 सीटें हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश कार्यरत हैं, ठीक है। आर्टिकल 136 क्या बताता है, यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की विशेष अनुमति। सर्वोच्च न्यायालय भैया एक अपीलीय न्यायालय है, यहां पे आप सीधा केस नहीं कर सकते हैं, आप यहां पे अपील कर सकते हैं। किसके विरुद्ध, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, आपको अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। अगर अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया है, आपको वह डिसीजन स्वीकार्य नहीं है, तो आप जो है अपील कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। आर्टिकल 137 कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई निर्णय दे देती है या आदेश देती है तो उसकी समीक्षा भी कर सकती है कि भैया ये आदेश हमने सही दिया है, गलत दिया है, क्या दिया है, ठीक है। तो आर्टिकल 137 जो है इस बारे में हमको जानकारी देता है। आर्टिकल 141 क्या कहता है, यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकेंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दे दिया है तो वो सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा। इस बारे में जानकारी हमको आर्टिकल 141 प्रदान करती है, ठीक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय को काटा नहीं जा सकता है किसी अन्य न्यायालयों द्वारा। हाँ, सरकार काट सकती है, क्या करेगी, नियम को बदल देगी, तो काट सकती है उसके आधार पर। आर्टिकल 132 ऐसा कैसा, एक्चुअली ये 41 नहीं होगा, पीछे वाला 131 होगा, ध्यान रखिएगा। ये 131 है, मिस्टेक से 141 हो गया है, 131 है ये, ठीक है। एक्चुअली है क्या ना कि टाइपिंग हम ही करते हैं और हम जानते ही हैं कि मान लीजिए कि इतना अच्छा टाइपिंग तो है नहीं, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, बट डोंट वरी। अगला है आर्टिकल 132, कहता है उच्चतम न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय होगा। पीछे भी आपने देखा था उच्चतम न्यायालय क्या है, अपीलीय न्यायालय, यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 133 कहता है उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील किया जा सकता है। वही बात है कि अब अपीलीय न्यायालय तो कैसे, तो उच्च न्यायालय और जो अधीनस्थ न्यायालय है उसके खिलाफ आप जो है अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। अगला है आर्टिकल 135, ये कहता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच अधिकार क्षेत्र का विभाजन किया जाता है। यानी उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय दोनों के बीच अधिकार क्षेत्र का विभाजन है। ऐसा नहीं कि सारा काम दोनों करेगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल उच्च न्यायालय कर सकती है, कुछ कार्य ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है, ठीक है। तो उनके बीच कार्यों का क्या कर दिया गया है, विभाजन कर दिया गया है। आर्टिकल 148 जो है ये कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीधा सीधा समझिए CAG के बारे में कहता है, कैग के बारे में कहता है। ये कौन है, तो सामान्य तौर पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्षों का होता है और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। और ये करता क्या है, तो यह केंद्र सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है। क्या रखता है, आय और व्यय का लेखा जोखा रखने का काम जो है वह आपको कैग का होता है,
ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सीएजी है कौन, तो ध्यान रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो वर्तमान टाइम में कैग के अध्यक्ष हैं। आर्टिकल 149 क्या कहता है? ये कहता है कैग के कर्तव्य एवं शक्तियां, यानी कैग को किस प्रकार का क्या क्या करना है और क्या शक्ति दिया गया इसके बारे में जानकारी देता है। आर्टिकल 153 कहता है राज्यों के राज्यपाल, यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और केंद्र और राज्य के बीच का एक कड़ी होता है। अनुच्छेद 154 कहता है राज्यपाल की कार्यवाही, यानी राज्यपाल जो है वह किस प्रकार का कार्य कर सकता है इसके बारे में हमको आर्टिकल 54 जानकारी देता है। आर्टिकल 161 कहता है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल जो है उसके पास क्षमादान की शक्ति है। याद होगा आपने पीछे पढ़ा था आर्टिकल 72 में कि केंद्र राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को क्षमादान की शक्ति है। लेकिन दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार नहीं रखते हैं। आर्टिकल 165 कहता है राज्य का महाधिवक्ता, राज्य जो होगा उसके अंदर एक महाधिवक्ता होगा। याद कीजिए आपने देखा था पीछे की तरफ केंद्र सरकार के अंतर्गत एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं महान्यायवादी। यहां होता है महाधिवक्ता। ये होता कौन है? तो ध्यान रखिएगा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सॉरी राज्यपाल के द्वारा। इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। और ये कौन होता है? तो यह राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। जैसे राज्य के अंदर जो लोग आते हैं चुन करके, जिनको हम लोग वोट करके भेजते हैं, वो कितने विद्वान होते हैं? उसमें मुश्किल से 10% लोग पढ़े लिखे होते हैं अच्छे खासे, बाकी सब लोग बस लिख लोरा पर पत्थर होते हैं, कहीं के बाहुबली होते हैं, हम लोग वोट कर दिए। तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को कानूनी जानकारी तो है नहीं, तो कानूनी जानकारी नहीं है और कानूनी सलाह चाहिए, क्योंकि बिना कानून के आधार पे, बिना संविधान के अनुसार आप शासन चला नहीं सकते हैं। तो वो उनके लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो उनको कानूनी सलाह देने का कार्य करता है। आर्टिकल 213 कहता है अध्यादेश जारी करने का राज्यपाल का शक्ति। याद रखिए पीछे आपने देखा था राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। सेम बात है, अध्यादेश का मतलब वही होता है जो राष्ट्रपति के पास था। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल के साथ हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।